नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंदन। आपको बताते चले कि महज कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के जो भी राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। सीवान की अगर हम बात कर लें तो सीवान में भी जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन लोगों का भी दौरा क्षेत्र में तेज़ी के साथ हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं। और इसी क्रम में हम आज मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री और सीवान के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी जी के आवास पर। सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी जी का एटीएन में स्वागत है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन बच चुके हैं। ऐसे में आप एक पुराने और कद्दावर नेता हैं और ख़ास करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। राजद को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार की अगर बात कर लें, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से भी मजबूत है और मैं समझता हूं कि उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए बीते चुनाव में आपने देखा कि 81 सीट पर बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव जीती थी। तो यह बात सही है कि पार्टी को अपने जो बिहार में 2020 के जो चुनाव होने वाला है और करीब आ गया है, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि समय पर, निर्धारित समय पर हम बिहार विधानसभा के चुनाव कराएंगे। तो हम लोगों को दिमाग में है ये बात कि चुनाव समय से होंगे, इसलिए पूरी तैयारी चुनाव 2020 में हम कैसे कामयाब होंगे, कैसे हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर चुनाव में जीत हासिल करेगी, कैसे हम अपने होनहार नौजवान और जो एक काफ़ी कम उम्र में ही सुलझे हुए नेता हैं, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें स्थापित किया है, हम तमाम लोगों ने, कि इस 2020 के चुनाव में बहुमत राष्ट्रीय जनता दल को मिलेंगे तो हमारे बिहार के नेतृत्व की जिम्मेवारी जो पूरे बुलंदी और मुस्तैदी के साथ काम भी कर रहे हैं, बिहार के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमको बहुमत आवेगा और हमारे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी सर, कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एक वर्चुअल रैली की थी, अमित शाह जी ने की थी। क्या लग रहा है कि वर्चुअल रैली के तहत जिस तरह से जो लोगों को बातें बताई गई और डिजिटल चुनाव कराने की तैयारी में है एनडीए के लोग, जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी गांव के जो लोग हैं, जमीनी स्तर के जो आम लोग हैं, वो वर्चुअल रैली को समझ पाए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भारतवर्ष है और यहाँ एजुकेशन के रेट भी बहुत आगे नहीं है। आज भी बहुत ऐसे गांवों में लोग हैं जो ठेपा लगाते हैं और वैसे परिस्थिति में चाहे वर्चुअल रैली हो या डिजिटल इलेक्शन करने की जो बात हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में और इस देश में यह दोनों माध्यम करके यह चुनाव सफल हो सकता है। हम लोगों को मानना है कि जब तक देश गांव से लेकर शहर तक 100% डिजिटल की जानकारी नहीं हो जाती है, शिक्षा के दर नहीं बढ़ जाता है, तब तक ये वर्चुअल या डिजिटल के संबंध में कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं होगा, आधारहीन कहा जाएगा। इसलिए हम तो नहीं समझते हैं कि यह जो है, जो सत्ता में बैठे लोग जो काम कर रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग तो उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है
हम लोग तो इसके पक्षधर नहीं हैं, इसलिए कामयाबी नहीं हो सकती है और निष्पक्षता भी नहीं हो पाएगी, इसलिए यह सफल कार्यक्रम नहीं हो सकता। अभी सर कुछ दिनों पहले आप पटना गए हुए थे, राबड़ी देवी के साथ वहाँ पे बैठक भी हुई, कोर कमेटी की बैठक हो रही थी। चुनाव को लेकर के विस्तृत रूप से क्या कुछ बातें हुई है वहाँ? मैंने कहा कि अब तो आपका अक्टूबर नवंबर और नवंबर के भी में ही अंतिम में सरकार बनाने का वही जो डेट है उस दिन समय पूछ जाएगा। तो हम तमाम लोग तो समझते हैं ना कि चुनाव होंगे, तो 4 दिन 1 दिन में तैयारी नहीं होती है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से ही गांव से लेकर के शहर तक 2020 में हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को हम लोगों ने पूरा मुस्तैद करने का काम किया है। और बहुत सारे बैठक भी होती रही है, चाहे जिला में हो या प्रखंड के गांवों में हो, यह हम लोग करते रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता। और प्रांत में भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश में जो लोग हैं वो तमाम लोग इसकी तैयारी पूर्व से ही करा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जिनके 10 नंबर आवास पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और माननीय सम्मानित श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता हैं, और श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अभी विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेत्री हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो इस राज्य के भविष्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। तो एमएलसी में जो टिकट किनको लड़ाया जाए, कौन लड़ेंगे, कैसे हम लोग इस पर कामयाबी हासिल करेंगे, कैसे चुनाव में कामयाबी हासिल करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर बातें हुई और सब लोगों ने कहा कि काफ़ी हम तमाम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हो, चाहे जो महागठबंधन बने उसके जो प्रत्याशी हो, ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करना है और अपने मतदाता से जो भी उम्मीदवार हो उसके पक्ष में मतदान करने के लिए हम तमाम लोग तत्परता से काम करेंगे। और उसी संदर्भ में वहाँ उनके यहाँ मीटिंग हुई थी और सार्थक तमाम लोगों का सोच था और चुनाव में हम कामयाब होंगे, इसके लिए सब लोगों ने पूरे दिल से, मन से स्वीकार किया कि हाँ भाई 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को पूरा सीट लेना है और जो हमारे आदरणीय नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनाना है। सर, अगर पिछले बार की अगर बात करें तो लालू प्रसाद जी जब जेल में नहीं बाहर थे तो वो अपने बड़े बड़े जो भी उनके नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको एक सूत्र में बांध कर चलते थे। आज तेजस्वी यादव क्यों आखिर इस तरह से कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं नाराज हो जा रहे हैं और अंत में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ रहा है? और ये आने वाले समय में क्या कुछ ही दिन जब चुनाव बचे हुए हैं, काफ़ी इसका सीधा असर चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, नया बात नहीं है। प्रत्येक पार्टी में जो लोग जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, तो उनको उम्मीद होती है कि हमारे चाह पूरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए कहीं कहीं लोग दूसरे तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो पुराने नेता हैं या जो नया नेता है, इन तमाम लोगों को समन्वय बनाकर चलने का काम राष्ट्रीय जनता दल के, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद जी हों, चाहे तेजस्वी हो जो हम लोगों के नेता हैं, चाहे तेज प्रताप जी जो काफ़ी युवा में मेहनत करते हैं, तेज प्रताप जी दोनों आदमी, या हम तमाम लोग, सब लोग जो है एक समान है, सबका मान है, सबको इज्जत है। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल में जो
सभी वर्ग के भाई हैं, खास करके जो वंचित समाज है, दलित है, महादलित, अति पिछड़े है, सब लोगों को सम्मानित करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। इसलिए कोई यह बात नहीं है कि मतलब लोग नाराज हैं, कहीं कोई नाराज नहीं है। तो रघुवंश बाबू क्यों नाराज हैं? रघुवंश बाबू नाराज नहीं है। रघुवंश बाबू को कहीं कुछ बातें होगी जिसके चलते उन्होंने जो आपने अखबार में देखा, हालांकि हम लोग भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि रघुवंश बाबू एक हम लोगों के साथी हैं, एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, जानकार हैं। भगवान उनको जल्द से जल्द ठीक करे। कोरोना से पीड़ित हैं, हम लोग उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो वो जो है कोई नाराज़गी नहीं है। जो आप ये आपके मीडिया वगैरह में जो बातें उछली हुई है, तो हम लोगों के नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वयं ही आप लोगों के मीडिया पर बयान दिए थे 2 दिन 3 दिन पहले कि रघुवंश बाबू, माननीय रघुवंश बाबू हम लोगों के अभिभावक हैं, स्वस्थ होंगे। अगर कहीं कोई बातें होंगी तो हम स्वयं जा कर के उनसे मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, और गार्जियन के रूप में वो काम करते रहे हैं, भविष्य में भी हमको उनके आशीर्वाद रहेंगे और उनको मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था, पूरे बिहार, पूरा देश देखा है, इसलिए रघुवंश बाबू कहीं कोई नाराज नहीं है। कई रोज से तो अब कुछ आप देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक दिन ही आया था। तो रघुवंश बाबू पार्टी के बहुत ही कदावर, बहुत ही पुराने असमाजवादी विचारधारा से 100% ओत प्रोत वह एक सुलझे हुए नेता हैं और तमाम लोगों को लेकर चलने वाले नेता हैं। इसलिए रघुवंश बाबू को नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सिवान की राजनीति पर अगर सर हम बात कर ले तो अवध बिहारी चौधरी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लगभग शायद 3 बार से चुनाव आप लूज करते आ रहे हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होना चाहिए, उस दायित्वों का निर्वहन, चाहे हम विधायक रहे, चाहे हम मिनिस्टर रहे, भरपूर मैंने किया है काम। चाहे गांव हो या शहर हो, जितना हमने अपने ज़माने में काम किया है वो हम गिनावें तो हम गिना नहीं पाएंगे। सिवान शहर की जनता और देहात के लोगों के छाती पर हाथ धर करके पूछा जाए कि मैंने उन लोगों के लिए विकास का काम किया कि नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सिवान सदर हॉस्पिटल को विकसित करने का मामला हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, या व्यवसायी भाइयों के ऊपर जो लोगों के बुरी नज़र रहती है, छापामारी करो, ये करो, वो करो, तो उन लोगों के लिए मैंने कल्याण का काम किया है कि नहीं। प्रशासन और व्यवसायी को बैठ करके कलेक्टेरिएट में मैंने मीटिंग किया था कि नहीं। उनके तरह तरह के उनको कष्ट जो झेल होने की संभावना प्रशासन से उम्मीद करते थे, मैंने कहा कि हम यहाँ के एमएलए हैं, हम यहाँ के मिनिस्टर हैं, इसलिए हम शासन में हैं, आप प्रशासन के लोग हैं, किसी तरह के बातें होगी तो आप हमारे नॉलेज में लावें, चाहे रेट कम किया जाए या अन्य तरह के और हो, या आपके टैक्स के जो उसके लक्ष्य हो, या ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य हो, या रजिस्ट्री कचहरी के लक्ष्य हो, या उस ज़माने के बाज़ार समिति के लक्ष्य हो। मैंने कहा कि ज़रूरत है कि टैक्स मिले, बिना टैक्स के नहीं चल सकती है। सर, इतना सब कुछ करने के बावजूद क्यों नहीं जनता आखिर चुनती है? अब ये बतलाइए कि इसका जवाब तो जनता को न देना चाहिए। आखिर जनता बतावे, उनको बतलाना चाहिए कि हम जब उनके सेवा किए हैं, किसी को मैंने बुरा शब्द नहीं बोला, किसी के साथ मैंने झड़प नहीं किया,
किसी को मान सम्मान में कमी नहीं आई, चाहे किसी जाति जमात के आदमी हो। इसके बावजूद भी हमें लोगों का मत के रूप में आशीर्वाद क्यों नहीं मिला। अब तो उन्हें का मन जानता हो कि क्या हम में कमी रह गई थी, क्या मैंने कुछ काम नहीं किया था, क्यों लोगों के द्वारा मेरे मतलब पक्ष में मतदान नहीं किया गया और हम चुनाव लूज किए। तो हम तो लूज कर गए। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम नेता अपने को नहीं मानता हूँ, मैं जनता के सेवक मानते रहा हूँ। और जब तक इस शरीर में जान रहेगा, हम हर तरह से चाहे कुर्सी पर रहें और चाहे नहीं रहें, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारा दायित्व तो बनता है समाज के जो लोग कष्ट में हैं उनको मदद करना, तो मैं मदद करते रहूँगा। और जनता को फैसला करना होगा कि मेरे पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ और आज 15 वर्षों से जो लोग जीते हुए लोग हैं उन लोगों के पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ बताइए। आज तक आपका सीवान सदर हॉस्पिटल क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इसको दर्जा मिला है, इसको फैसिलिटी मिली है। तो यहाँ तो हमारे जिसने हमें हरा, जिले के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिले के भी हैं। और जब तो यही स्वास्थ्य मंत्री नहीं तो अब बने हैं ना। इसके पहले जिन आदमी से हम हार गए वो अभी तो स्वास्थ्य मंत्री बने, राज्य स्वास्थ्य मंत्री थे व्यासदेव प्रसाद जी। तो हमने हॉस्पिटल को ही लीजिए, 60 बेड मेरा किया हुआ है। 60 बेड का जो हॉस्पिटल देख रहे हैं वो हमारा है। नाला बना, इसमें जनरेटर दिलवाने का काम किए। पीएचडी विभाग से यहाँ वाटर सप्लाई का मैंने काम किया। आप देखिए सिविल सर्जन के पीछे जो बोरिंग हुआ है लंबा। आखिर इन सभी बातों को आप लोग जनता के बीच पहुंचाने का काम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते हैं? जनता को तो हम समझाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमने आपके समस्या को समझ लिया, चाहे आप कहे तब या हम स्वयं घूम घूम करके देख लिया, अगर आपके समस्या का निदान कर दिए तो इसके बाद हम आपके सेवक हैं। तो हम तो कोई आपसे मैंने उम्मीद करते हैं कि 5 वर्षों में चुनाव होंगे। अगर हम भी चुनाव लड़ते हैं तो आप हमें ज़रूर ही मेहनताना देंगे। इस बार सर चुनाव में अवध बिहारी चौधरी अब किस तरीके से नए रूप में तैयारी करने जा रहे हैं? क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा कुछ अलग होगा, क्योंकि जो अब बिहारी मजदूर जो बाहर चले गए थे वो कोरोना जैसी महामारी में वो अपने घर लौट चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। वो लोग इस बार वोटिंग करेंगे, तो इस बार क्या लग रहा है? और वो सरकार के विरोध में, हालांकि कई जगह देखा गया वो विरोध में थे, जो सुविधाएँ नहीं मिली, तो इसका आरजेडी कैसे बेनिफिट लेगा उन लोगों के वोटों का? एक बात जानिए, ये दुनिया में कोरोना भयंकर महामारी के रूप ले लिया है और बिहार के लोग ही ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। यहाँ के ही मजदूर दूसरे राज्यों को सजाने और संवारने का काम अपने मेहनत के बल पर करते हैं। तो आज के दिन में कोरोना जो बीमारी चली तो जहाँ थे वहाँ कष्ट में थे और उनको यह नहीं कहा गया कि 5 दिन 1 हफ्ता का समय दिया जाता है, आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। 1 हफ्ते में अगर कहे होते कि जहाँ से हैं आप वहाँ अपने घर पर चले जाइए तो लोग आ गए होते। तो आपने बिना कहे लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन कर दिया तो काफ़ी तकलीफ झेले, भूखे प्यासे रह करके लोगों ने, साधन नहीं मिला तो पैदल चल दिए, दिल्ली से, पंजाब से कहाँ से। और मैं समझता हूँ कि जितना लोग कोरोना बीमारी से नहीं मरे उससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से और ट्रेन के लाइन पर चलते थे, ट्रेन से, मालगाड़ी ट्रेन से कट करके लोग मर गए और काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा। अंत में आपने कहा कि आप आइए, तो आइए, तो बहुत देर से आपने यह फैसला लिया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से ही तेजस्वी यादव जी यह कहते थे
कि साहब ये हमारा जो है कोटा में, बम्बे में, महाराष्ट्र में, पूना में बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएँ हैं, उन लोगों को बुलाने की व्यवस्था की जाए, मज़दूरों को सुविधा मुहैया कराने का व्यवस्था किया जाए ताकि वो लोग आ जाएं। लेकिन आप नहीं सुने, आप लॉकडाउन कर दिए, और लॉकडाउन जब हो गया और वो लोग मजबूर हो गए पैदल चलने के लिए, तो उसके बाद आपने कहा कि जो आना चाहता है वो आवे। यह फैसला बहुत ही दर्दनाक बिहारी मज़दूरों, बिहारी प्रवासियों के लिए हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना डिजीज़ में ख़ास करके बिहार के लोग जो बाहर रहते थे, उन तमाम लोगों के मन में काफ़ी दुख है, क्योंकि जो लोग यहाँ क्वारंटाइन किए गए या सर्विस सेंटर पर थे, कहीं किसी को कोई सुविधा नहीं मिला, तो तमाम लोगों के बीच नाराज़गी है और इसी में चुनाव है। मैं समझता हूँ कि ज़रूर नाराज़ लोग, कष्ट झेले हुए लोग जो वर्तमान सरकार है इससे नाराज़ हैं, और नाराज़गी का इजहार ईवीएम के बटन दबा करके चुनाव के दिन करेंगे और अगेंस्ट बीजेपी जदयू के जाएंगे। और आरजेडी ही एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, पीड़ितों की पार्टी है, और सभी वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ करने वाली पार्टी है। इसलिए जब नाराज़ हैं तो न जाएंगे बीजेपी में, न जाएंगे जदयू में, निश्चित राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मदद करेंगे। लालू जी आदरणीय नेता जो देश के गरीबों के नेता हैं, उनको मदद करेंगे और चुनाव में परिणाम राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में होगा। अंतिम सवाल सर एक जानना चाहेंगे आपसे कि जब चुनाव आते हैं शहाबुद्दीन फैक्टर काम करने लगता है, दो तबके में लोग चले जाते हैं, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन के पक्ष में, दूसरे शहाबुद्दीन के विरोध में। क्या इस बार भी जो चुनाव आएंगे उसमें भी शहाबुद्दीन होंगे? क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है बिना शहाबुद्दीन के नाम लिए चुनाव नहीं वो लड़ सकते। देखिए, यह बहुत पुरानी बात हो गई और सारे लोगों के मन में यह बात है कि शहाबुद्दीन साहब सजाए याफ्ता होकर के तिहाड़ जेल में है, इसलिए उस पर चर्चा ही करना अब बेकार है। कानून अपना काम करेगा। और शहाबुद्दीन साहब तो ये लोग तो कहते हैं कि उनके एमपी के ज़माने में चाहे राजेंद्र स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, इस्लामिया कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, आपका टाउन हॉल हो, विद्या भवन महिला कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन्हीं के बड़े बिल्डिंग हैं, हम और वो दोनों मिल करके बनाए थे। हम और वो, उनका एमपी फंड, मेरा विधायक फंड, और सरकार बनने पर और तरह की बात हुई और हुए स्कीम बने। तो ये तो लोग कहते हैं कि काम तो उस ज़माने में विकास का हुआ, वो तमाम चीज़ लूटमार वाला काम नहीं हुआ। परमानेंट स्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया जो उस समय थे और आज भी है। भले ही यह सरकार उसको मरम्मती भी नहीं करा पा रही है, बल्कि वो गवाह है कि वो हम लोगों के ज़माने का और शहाबुद्दीन साहब के ज़माने का है। इसलिए अब नहीं, विकास पर सोचना चाहिए, कल्याण पर सोचना चाहिए, समतामूलक समाज के निर्माण पर सोचना चाहिए, और ये समाज को बांटने वाली बात को ख़त्म करना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए काम करना चाहिए। अगर शांति रहेगी, सद्भावना कायम रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बिहार का विकास होगा, जिसमें सीवान भी शामिल है, और सीवान में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। इसलिए वो सब बातों पर अब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बीती सो बिसारिए आगे के सुध ले। मैं यही कहूँगा कि सब भाई लोग एक रहिए, एकजुटता का परिचय दीजिए। हम मानव है, मानवता पर बात करें, और सीमांत के जो दबे कुचड़े वर्ग है, चाहे दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है,
या व्यवसायी भाई है या छात्र हैं, नौजवान है, उन लोगों के बेहतरी के लिए, उन लोगों के तरक्की के लिए, उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए, ताकि एक सुंदर बिहार, अच्छा बिहार, मजबूत बिहार हम लोग बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, और जाहिर तौर पे इनसे जो बातचीत हुई, बिहार के भी कुछ चुनावी मुद्दे पे बातचीत हुई, और ख़ास करके सिवान से इनका बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ से ये कई बार विधायक भी रह चुके और बिहार के पूर्व मंत्री भी थे। अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से अपनी बातों को इन्होंने जनता तक पहुँचाने का काम किया, आने वाले समय में देखना यह होगा कि सिवान की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।